हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मक्का में लगने वाली पर्ण अंगमारियां रोग के बारे में। इससे पहले बता दें, जो भी व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल पर धान में लगने वाले सभी डिजीज, इसके अलावा मक्का में लगने वाले स्टॉक रॉट के बारे में पहले से वीडियो अपलोडेड है। इसके अलावा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल और विल्ट ऑफ अरहर के बारे में वीडियो अपलोड किया हूं। जो भी व्यूवर्स नहीं देखे हैं उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर लीफ ब्लाइट ऑफ मेज के बारे में। इसको हम हिंदी में मक्का की पर्ण अंगमारी या फिर पर्ण सीणता के नाम से जानते हैं। और ये मक्का के अलावा ज्वार या फिर अन्य जो संबंधित फसल होती हैं उसमें ये एक सामान्य रोग होता है। और ये जितने भी मक्का उगाने वाले क्षेत्र हैं भारत में, वहाँ पर ये रोग सामान्य रूप से पाया जाता है। तो ये रोग मक्का में जो हेलमिंथोस्पोरियम की 5 जातियाँ हैं इनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसमें से एक है हेलमिंथोस्पोरियम टर्सिकम और दूसरी है हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस, हेलमिंथोस्पोरियम कार्बोनम और चौथी है हेलमिंथोस्पोरियम सटाइवम और है हेलमिंथोस्पोरियम रोस्ट्रेटम। जबकि इनमें जो 5 जातियां हेलमिंथोस्पोरियम की दी गई हैं, जिसमें जो ऊपर की 3 जातियां हैं जिसमें हेलमिंथोस्पोरियम टर्सिकम है, हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस है और हेलमिंथोस्पोरियम कार्बोनम है, इनके द्वारा ज़्यादातर डिजीज़ लगती हैं। और जो 2 शेष यहाँ पर बच रहे हैं हेलमिंथोस्पोरियम सटाइवम और हेलमिंथोस्पोरियम रोस्ट्रेटम, इन जातियों के द्वारा कम डिजीज लगता है, इसलिए इनका कम महत्व है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ हेलमिंथोस्पोरियम टर्सिकम के द्वारा लगने वाला जो लीफ ब्लाइट ऑफ मेज है और हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस के द्वारा लगने वाला जो रोग है, इन 2 के बारे में ही हम पढ़ेंगे। जिसमें से आज हम सिर्फ जो हेलमिंथोस्पोरियम टर्सिकम है इससे लगने वाले डिजीज़ के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो मक्का में पर्ण अंगमारी उत्पन्न करने वाला पैथोजन हेलमिंथोस्पोरियम है, इसकी जो जातियां हैं वो शूमेकर के द्वारा डेक्सलेरा वंश में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। डेक्सलेरा जो वंश है उसमें स्थानांतरित कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम हेलमिंथोस्पोरियम के स्थान पर डेक्सलेरा वंश को पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला डिजीज़ दिया गया है टर्सिका लीफ ब्लाइट या टर्सिका पर्ण अंगमारी रोग के नाम से इसको हम जानते हैं। और यह रोग भारत में सर्वप्रथम बिहार में 1960 में देखा गया था। इसके अलावा ये रोग पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अलावा जो नम क्षेत्र हैं वहाँ पर मुख्य रूप से देखा गया है। और ये रोग उत्तर भारत के अलावा जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहाँ पर भी काफ़ी उग्र अवस्था में ये रोग देखने को मिला है। इस रोग को नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो प्रकोप है वो उत्तरी प्रदेशों में, जो अमेरिका के उत्तरी प्रदेश हैं वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिला है। तो इसलिए इसको नॉर्दर्न कॉर्न ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। अब इसके सिम्टम्स या लक्षण देख लेते हैं, कैसे आप अगर आपकी फसल में रोग लगा हुआ है तो उसको पहचानेंगे। तो इसमें जो रोग के लक्षण होते हैं वो बुआई के लगभग 4 से 5 सप्ताह बाद दिखाई देने लगते हैं। जब आप बुआई करते हैं उसके 4 से 5 सप्ताह यानी 1 महीने बाद वहाँ पर रोग के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम जो पौधे की निचली पत्तियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं और बाद में फिर पौधे की जो ऊपरी पत्तियां होती हैं वो भी प्रभावित हो जाती हैं। इस रोग में जो लक्षण होते हैं वो पौधे की पत्तियों पर लंबे असमान दीर्घ वृत्ताकार आकार में और नाव के आकार के वहाँ पर लक्षण दिखाई देते हैं या धब्बे दिखाई देते हैं। और इन धब्बों का जो रंग होता है वो धूसर हरे रंग से लेकर के कत्थई रंग का होता है। और धब्बे की माप की बात करें तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लंबे धब्बे हो सकते हैं, साथ ही साथ 4 सेंटीमीटर यहाँ पर चौड़ाई में धब्बे दिखाई देते हैं। इन पे यहाँ पर देखेंगे इधर जो सिम्टम्स दिखाए गए हैं, इस प्रकार के सिम्टम्स आपके फील्ड में दिखाई दे सकते हैं। और जब इस प्रकार के सिम्टम्स पौधे पर दिखाई देते हैं तो उस कंडीशन में
जब उग्र अवस्था में रोग होता है तो संपूर्ण पौधा भूरा दिखाई देने लगता है, यानी पूरी पत्तियां भूरे भूरे रंग की दिखाई देने लगती हैं, जिसके कारण से पौधा ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम झुलसा हुआ दिखाई देता है। और ऐसा माना जाता है कि ये पौधा आपका जैसे पाले से ग्रस्त हो। जब फसल के ऊपर रोग का आक्रमण शीघ्र होता है तो उस कंडीशन में हानि भी बहुत अधिक होती है, और वहाँ पर जो रोग ग्रसित पौधे होते हैं उसमें भुट्टे बहुत कम ही बन पाते हैं, और जो भुट्टे बनते भी हैं तो वो काफ़ी छोटे बनते हैं और उनमें दाने भी कम भरे होते हैं। तो जिससे आगे चल कर के इससे जो उपज है उसमें काफ़ी लॉस देखने को मिलता है। लगभग 30% तक इस रोग के कारण कमी दर्ज की गई है। और जब ये रोग लगता है तो उस कंडीशन में बैक्टीरियल स्टॉल क्राट जो जीवाणुज व्रंत विगलन रोग है उसके आक्रमण की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इसके ईटियोलॉजी को हम देख लेते हैं। इसका जो पैथोजन है इस रोग का डेक्सलेरा टर्सिका है। परफेक्ट स्टेज या फिर टेलियोमार्फ यानी पूर्णावस्था या टेलियोमार्फ इसकी ट्राइकोमेटा स्फेरिया टर्सिका है। और अब हम पैथोजन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये किंगडम माइकोटा, डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न ड्यूटोरोमाइकोटिना, क्लास हाइफोमाइसिटिस, ऑर्डर हाइफोमाइसिटेल्स, फैमिली डिमेसिएसी का फंगस है, और इसका जीनस डेक्सलेरा हो जाएगा और स्पीशीज इसकी टर्सिका। अब डेक्सलेरा टर्सिका के हम माइसीलियम को देखते हैं। इसका जो माइसीलियम होता है वो पटयुक्त होता है, क्योंकि ये ड्यूटोरोमाइकोटिना का फंगस है, तो इसमें जो माइसीलियम होगा इस प्रकार से वो पटयुक्त होता है और ये शाखित होता है, अर्थात इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। और ये हल्के भूरे रंग का होता है, इसका जो कलर होता है वो हल्के भूरे रंग का होता है, और ये अंतराकोशिक होता है, यानी जो सेल के बीच में स्थान होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सेल के बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 3.9 से लेकर के 5.7 माइक्रोमीटर चौड़े कवक तंतुओं का बना होता है, अर्थात जो ये कवक तंतु है इसकी चौड़ाई 3.9 से लेकर के 5.7 माइक्रोमीटर तक होती है। अब यही जो माइसीलियम होते हैं इन्हीं से कोनेडियोफोर का फार्मेशन होता है, और ये जो कोनेडियोफोर होते हैं ये पत्ती की जो निचली सतह होती है वहाँ पर पर्णरंध्र या फिर स्टोमेटा के द्वारा 2 से लगभग 6 के समूह में बाहर निकलते हैं, और इनके जो कोनेडियोफोर होते हैं वो 2 से 4 पटयुक्त। अब इनके जो स्टोमेटा है यहाँ से कोनेडियोफोर का फार्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 से लेकर के इनमें 4 सेप्टा पाए जाएंगे, अर्थात ये इनका पूरा का पूरा कोनेडियोफोर है, और इसमें 2 से 4 सेप्टा या पट देखने को मिल सकते हैं। और इनका जो कलर होता है वो जैतूनी रंग का होता है, और इनकी जो माप की बात करें तो ये 150 से लेकर के 250 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 150 से लेकर के 250 माइक्रोमीटर हो सकती है। साथ ही साथ इनकी जो चौड़ाई है वो 7 से 9 माइक्रोमीटर की होती है। अब इन्हीं के ऊपर कोनेडियोफोर के ऊपर कोनेडिया पाए जाते हैं। एक यहाँ पर आप ये फिगर देखेंगे तो इसके ऊपर कोनेडिया लगे हुए हैं। तो जो कोनेडियोफोर होते हैं उनके अग्र सिरे पर कोनेडिया बनते हैं। तो इनके जो कोनेडिया बनते हैं ये 3 से 8 पटयुक्त होते हैं, अर्थात 3 से 8 सेप्टा यहाँ पर इनमें पाए जा सकते हैं, और ये लंबे होते हैं। साथ ही साथ ये जैतूनी धूसर रंग के होते हैं। इनके कलर की बात करें तो जैतूनी धूसर रंग के पाए जाते हैं, और ये तर्क रूपी होते हैं, यानी जो इनका दोनों सिरे हैं वो पतले होते हैं और ये बीच में मोटा होता है। इनकी माप की बात करें तो ये 45 से 123 से माइक्रोमीटर लंबे होते हैं, अर्थात इनकी ये जो लंबाई है वो 45 से 123 माइक्रोमीटर होगी, और साथ ही साथ इनकी जो चौड़ाई है वो 15 से 25 माइक्रोमीटर होती है। अब इसमें जो परफेक्ट स्टेज जो इसकी पूर्णावस्था होती है डेक्सलेरा टर्सिका की वो ट्राइकोमेटा स्फेरिया टर्सिका है। ये जो
ट्राइकोमेटा स्फेरिया टर्सिका है, ये सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का फंगस है और इसकी क्लास लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़ है। ऑर्डर इसका डोथियोडिएल्स है और फैमिली इसकी डोथियोडिएसी है। जीनस ट्राइकोमेटा स्फेरिया और स्पीशीज इसकी टर्सिका हो जाएगी। जो ये यहाँ पर पैथोजन ट्राइकोमेटा स्फेरिया टर्सिका है, ये पेरिथीसियम जो इसकी बनती हैं वो छोटी होती हैं और ये फ्लास्क के आकार की होती हैं, यानी उपगोलाकार कह सकते हैं। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है इसका, ये फ्लास्क के आकार की, यहाँ पर इसमें सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बनती हैं जिसको पेरिथीसियम कहते हैं और इनके भीतर ही एस्कस और एस्कस बीजाणु यानी जो एस्कस और एस्कोस्पोर दोनों का फॉर्मेशन इन्हीं के अंदर होता है। अब इसके बाद हम डिजीज़ साइकिल देख लेते हैं। ये जो रोग होता है ये मृदा जनित होता है, अर्थात इसके जो कोनेडिया और कवक जाल होते हैं ये मृदा में जो उपस्थित रोग ग्रसित पौधे होते हैं उनके अवशेष पर ही जीवित होते हैं और यही बीजाणु या फिर कवक जाल प्राथमिक निवेश द्रव्य का प्रमुख स्रोत होते हैं। यानी जब आप अगली फसल उगाते हैं तो इन्हीं के ऊपर जो कवक जाल एवं बीजाणु जीवित होते हैं यही अगले जो आप फसल उगाए हैं उसमें संक्रमण करते हैं। तो यही प्राथमिक निवेश द्रव्य या फिर प्राथमिक जो इनोकुलम होता है, प्राइमरी इनोकुलम, उसका मेन सोर्स होते हैं। और इनमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो पत्तियों के ऊपर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उनके धब्बों पर बने जो कोनेडिया होते हैं ये एक पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी डिजीज साइकिल या रोग चक्र चलता रहता है। इनके जो कोनेडिया होते हैं उनके जर्मिनेशन के लिए 18 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आवश्यक होता है। अर्थात अगर उस समय टेम्परेचर 18 से 27 डिग्री सेल्सियस है तो इनके अगर कोनेडिया वहाँ पर उपस्थित हैं तो वो जर्मिनेशन कर जाएंगे। अब इसके बाद इस रोग के हम डिजीज़ मैनेजमेंट या रोग प्रबंध की बात करें तो कैसे आप रोग को रोक सकते हैं फैलने से। अपने आने वाली फसल में अगर रोग लगा हुआ भी है तो आपकी फसल में उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो पहला हम प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं, यानी अगली फसल में आपके रोग ना लगे उसके लिए आपको क्या करना होगा। पहला आप कर सकते हैं कि यूज हेल्दी सीड, यानी आप स्वस्थ बीज को बो सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं फील्ड सैनिटेशन, यानी अगर आपकी फसल में रोग लगा हुआ था तो वहाँ पर जो रोग ग्रसित फसल अवशेष है उसको उसकी आप सफाई कर देंगे, यानी खेत से बाहर ले जा कर के उसको नष्ट कर देंगे, जला देंगे। इसके अलावा आप क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं जिसमें से लगभग 4 से 5 वर्ष का आपको क्रॉप रोटेशन अपनाना है जिसमें मक्का की फसल को नहीं उगाना है। इसके अलावा आप वहाँ पर ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटीज़ यानी जो रोग प्रतिरोधी किस्में होती हैं उनको उगा सकते हैं। इसके अलावा आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं थीरम के द्वारा। आपको 2.5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से दवा के हिसाब से आपको बीजों को उपचारित करना है। अब इसके बाद हम इसके क्यूरेटिव मेजर्स को देख लेते हैं। अर्थात जब आपके फसल में रोग हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको 3 से 4 स्प्रे करने हैं। डाइथेन M45 के कर सकते हैं या फिर डाइथेन M45 ना हो तो उस कंडीशन में आप डाइथेन Z78 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक की 2.5 kg मात्रा लेनी है और उसको 1000 लीटर में पानी में घोल बना करके 7 से 10 दिन के अंतराल पर 3 से 4 स्प्रे कर देना है। तो उस कंडीशन में आपके फसल में अगर रोग शुरुआती अवस्था में लगा दिखाई देता है तो प्रयोग करते हैं तो आपके फसल में रोग से नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।